बिस्मिल्लाह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन को। तो सबसे पहले ये समझ लेना कि रेस्पिरेशन क्या है। एक आम आदमी के लिए रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना, और अगर उससे पूछें सांस न ले तो क्या होगा, तो कहेगा कि मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे उसको नहीं पता। मैं लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्तसर यूँ कहूँ। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहें तो सबसे पहले ये है कि सांस जब हम लेते हैं तो हवा लंग्स के अंदर चली जाती है। लंग्स से हवा का एक हिस्सा ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर खून में चला जाता है, और खून से ये ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचती है। टिश्यूज में जाके ये ऑक्सीजन खुराक के साथ रिएक्ट करती है और फिर एनर्जी निकलती है, वो सेल यूज करता है। तो इसके दरअसल 3 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप एनवायरनमेंट से गैस लेकर लंग्स तक भरना। दूसरा स्टेप लंग्स से खून के जरिए उस गैस का टिश्यूज तक पहुंचना। तीसरा स्टेप टिश्यूज के अंदर जाकर उस ऑक्सीजन का खुराक के साथ रिएक्ट करके एनर्जी निकालना। तो पहले मरहले को कहते हैं ब्रीदिंग, गैस एक्सचेंज या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरे मरहले को कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और तीसरे मरहले को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। इस साल हमने पढ़ना है इस रेस्पिरेशन का पहला हिस्सा ब्रीदिंग, जिसको दूसरा नाम क्या दिया था, गैस एक्सचेंज या गैसियस एक्सचेंज, और तीसरा इसी को क्या कहते थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। दूसरा हिस्सा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक जाती है। तो इस चैप्टर में हमने ये 2 मौज़ूआत पर डिस्कशन करना है। साथ में इसमें कोई खराबी हो जाए तो उसको कैसे डील करना है उसका भी नाम होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम डिस्कस करेंगे। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके तरतीबवार ऑर्गन्स के नाम ले लें तो पहला ऑर्गन है नोज, और नोज के 2 हिस्से हैं, नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटीज। नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटीज। दूसरा हिस्सा फेरिंग्स। फेरिंग्स को उर्दू में कहा जाता है हल्क, और ये दोनों मिलकर कहलाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाते हैं नोज और फेरिंग्स। इसके बाद फेरिंग्स के बाद बारी आती है लैरिंग्स की। लैरिंग्स, और लैरिंग्स से नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। लैरिंग्स के बाद है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद है ब्रोंकाई, और इन तीनों को मिलाकर कहा जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और आखिरी हिस्सा है लंग्स। तो ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इन सब की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सबके फंक्शंस। जब तक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी तो फंक्शन समझ में नहीं आएगी, इसलिए जरूरी है कि पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें। नॉस्ट्रिल्स पर बात करें तो ये 2 ओपनिंग्स हैं जो मुसलसल है, मुसलसल ओपन है, यानी यहां पर क्लोज करने का ऑप्शन क्यों नहीं है, सवाल तो है ना। वो इसलिए नहीं है कि रेस्पिरेशन का अमल लगातार है। 24 घंटे हम सांस ले रहे होते हैं, सो रहे हो तब भी, जाग रहे हो तब भी, रो रहे हो तब भी, हंस रहे हो तब भी, यानी इसमें ब्रेक की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुस्तकिल ओपन नहीं।
अब आते हैं अंदर नेजल कैविटीज की। तो अगर हम नेजल कैविटीज पर जरा नजर डालें तो ये हमें इस तरह नजर आएगी। ये इस तरह से बहुत बड़ा एरिया है अंदर, बहुत बड़ा। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि बज़ाहिर हमें देखें तो मुंह की कैविटी बड़ी नजर आती है, ओरल कैविटी, हालांकि ओरल कैविटी नेजल कैविटी से बहुत छोटी है। ये इतनी छोटी है कि एक जबान मुंह बंद कर जबान ही भर जाती है उसमें, जबकि यहाँ ऊपर बहुत बड़ा एरिया है। और इस नेजल कैविटी में अंदर दो उभरी हुई हड्डियां हैं। हड्डियों के ऊपर जाहिर कवर तो है, इन दो उभरी हुई हड्डियों की वजह से इसके 3 चैम्बर्स बनते हैं। अलबत्ता इसके भी पार्ट्स के नाम है। शुरू में नॉस्ट्रिल जहां ओपन होता है उससे काफी अंदर तक हेयर्स मौजूद हैं। जहां तक हेयर मौजूद होंगे इस अहाते को कहते हैं वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल कहलाता है। उसके बाद हेयर तो खत्म हो जाते हैं, सीलिया शुरू हो जाते हैं, और सीलिया यहां से लेकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक मौजूद है। यानी यूं समझ लो, अगर हम इस नेजल कैविटी की इनर सरफेस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें टॉवल जैसा लगेगा। जिस तरह टॉवल में धागे उभरे हुए होते हैं ना, इसी तरह यहाँ सीलिया है। आम उससे तो नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पर पूरी सरफेस सीलिएटेड है। तीसरी चीज, यहाँ पर अंदर नेजल कैविटी में बहुत छोटे छोटे सुराख हैं। इन छोटे सुराखों को नेजल साइनसेस कहा जाता है। असल में देखने में ये छोटे सुराख हैं। अगर किसी नेजल साइनस को खोल के देखें तो इनकी ओपनिंग वाकई छोटी है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा अहाता मौजूद है। तो छोटी छोटी घड़ों की तरह है, और ये नेजल साइनसेस अंदर हड्डियों तक फैले हुए हैं। इवन सर के जो फोरहेड है इसकी हड्डियों तक ये फैले हुए ऊपर तक। चेहरे पर भी, नेजल बोन में भी, और अंदर तक इनकी रसाई है। तो ये इसकी इनर स्ट्रक्चर हो गई। 3 बातें याद रखनी होती हैं। शुरू में जिस अहाते को वेस्टिब्यूल कहा जाता है वहां पर हेयर है। उसके बाद पीछे सब के सब सीलिया से ढका हुआ है, और नेजल साइनसेस से निकलने वाला म्यूकस, ये नेजल साइनसेस क्या सीक्रेट करेंगे? म्यूकस सीक्रेट करेंगे, वो भी इस पूरे अहाते को गीला कर देता है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है, इनकी क्या जरूरत थी, या दूसरे अल्फाज में नेजल कैविटी के फंक्शंस क्या है, क्या काम करती है नेजल कैविटी? 3 बड़े काम करती है। पहला काम, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। यहां पर हवा साफ की जाती है। हवा साफ करने की इतनी जरूरत क्यों पेश आई, तो उसकी भी वजह आपको समझ में आती है कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो किस तरह की होगी हमें नहीं पता। कभी साफ सुथरी हवा मिल जाती है, कभी डस्ट मिल जाता है, कभी धुआं है, कभी कुछ। और ख़ास तौर पर हम सांस सो रहे हो तो उस वक्त हम बिल्कुल बेखबर होते माहौल से। तो जैसी भी हवा है सांस तो ले रहा है, ब्रेक भी नहीं कर सकते, लिहाजा इसकी फिल्ट्रेशन का इंतजाम हुआ। अब तरतीब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट में इसकी सरफेस से ये नेजल कैविटी की शुरू में तो बड़े बड़े बाल हैं, माइक्रोस्कोप में भी इन बालों को देखो कितने बड़े नजर आए। इसके बाद सीलिया है, उसके बाद म्यूकस है, म्यूकस और सीलिया साथ साथ है। तो अगर हवा में बड़े पार्टिकल्स आए तो वो बालों में अटक जाएंगे, ये बाल रुकावट बनेंगे और उसको रोकेंगे। जो बालों से नहीं रुके बारीक होने की वजह से आगे बढ़ गए उनको सीलिया रोकेंगे, इंटेंगल करेंगे, फंसा देंगे सीलिया। जो इतने बारीक थे कि सीलिया से भी नहीं रुके वो म्यूकस में तो लाजमी रुकेंगे, क्योंकि म्यूकस इज अ स्टिकी सब्सटेंस, चिपक जाएंगे। और ये इंतजाम सिर्फ नाक में नहीं है, नीचे लंग्स तक इस तरह का इंतजाम है, अलबत्ता नीचे बाल नहीं है बस। तो इस सरफेस में से जैसे भी हवा गुजरेगी
बिल्कुल साफ सुथरी होकर नीचे जाएंगे। इतना एहतमाम क्यों किया गया? असल में लंग्स के अंदर बहुत बारीक एल्वियोलाई मौजूद है, उनकी सरफेस सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनती है। अगर इतना एहतमाम नहीं किया गया सफाई का, तो कोई बारीक या बड़ा जर्रा जाके उसको रप्चर कर सकता है। तो एल्वियोलस की हिफाजत के लिए इतना इंतजाम किया गया। और यहाँ जो कचरा जमा हो जाएगा वो जब काफी मिकदार होगी तो इरिटेट करेंगे हमें, जिससे हमें छींकें आएंगी, छींकने की वजह से बाहर निकल जाएंगे। तो इनको बाहर फेंकने का भी इंतजाम है पीरियोडिकली। ठीक हो गया। तो नेजल कैविटी का पहला काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। दूसरा काम वार्मिंग ऑफ एयर, हवा को गर्म करने का भी इंतजाम है। ये फैला के शायद इसीलिए रखा गया है ताकि मैक्सिमम इसकी फिल्ट्रेशन भी हो जाए और हवा गर्म भी हो। गर्म करना क्यों जरूरी है? फिर वही बात है, बाहर माहौल का टेम्परेचर कैसा हो हमें नहीं पता, वो तो चेंज होता रहता है, कभी गर्म कभी सर्द। जबकि हमारे जिस्म का टेम्परेचर कांस्टेंट है, 37 एवरेज है। और ये जो हार्ट और लंग्स का एरिया है, ये कोर बॉडी है, इसका टेम्परेचर हर हाल में मेंटेन करना है। अगर हम ख्याल न रखें तो क्या होगा? ठंडी हवा, खासतौर पर सर्दियों में ठंडी हवा अपने लो टेम्परेचर के साथ एल्वियोलाई के पास आएगी और आती जाती रहेगी, तो एल्वियोलाई या ओवरऑल लंग्स का बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। आई एम सॉरी, लंग्स का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, जो जानलेवा हो सकता है। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या किया? जो हवा गुजरी, इस नाक की गर्मी को अपने अंदर लेकर गर्म होकर अंदर जाएगी और वापस आते हुए लंग्स की गर्मी लेकर नहीं आएगी। इसीलिए आपको मालूम है सर्दियों में हमारी नाक सबसे पहले ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये लूज कर रही होती है हीट को, इस हवा को गर्म करने के लिए। हाँ, ये है अंदर से आती हुई हवा की कुछ गर्मी ये उतार के फिर निस्बतन ठंडा करके बाहर भेजेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मुसलसल ठंडी हवा में सांस लेंगे तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर, खासतौर पर नाक का टेम्परेचर लूज होगा। अलबत्ता लंग्स का टेम्परेचर कुछ भी होगा वो नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब तीसरा काम, ये नेजल कैविटी का तीसरा काम क्या है? मॉइस्चरिंग ऑफ एयर। लंग्स का तीसरा काम यह है कि हवा को इसमें गीला करना है। फिर वही बात, हवा में नमी कितनी होगी ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करती है। मसलन बारिश के दिनों में हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई कंडीशन में कम होती है। तो अगर खुश्क हवा अंदर गई तो एल्वियोलाई की बहुत सारी नमी लेकर जाएगी, जिसके नतीजे में एल्वियोलाई ड्राई हो जाएगी। अगर ये ड्राई हो गए तो यहाँ से गैसों का एक्सचेंज नहीं होगा। तो गैसों के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए जरूरी है कि एल्वियोलाई को मॉइस्ट रखा जाए, और एल्वियोलाई की नमी को मेंटेन करने के लिए नाक से जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो म्यूकस इस हवा में नमी डाल देता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, बाहर से ड्राई हवा इन हुई थी, नेजल कैविटी में वो हवा मॉइस्ट हुई और वही मॉइस्ट हवा अंदर लंग्स तक गई। लंग्स में से जब ये वापस आई तो लंग्स की नमी लिए लेकर गई। ठीक हो गया ना? इसीलिए हवा, कभी आपने मोबाइल को साफ करना हो तो क्या करते हैं हम? हा हा करके फिर रगड़ते हैं। हवा में यूं करके क्यों नहीं रगड़ते? इसका मतलब ये है कि बाहर की हवा हो सकता है ड्राई हो, लेकिन जो अंदर से हवा आई है वो काफी गीली है, मॉइस्ट है, तो इसी से हम फायदा उठाते हैं। ये तीन काम है नेजल कैविटी के। ठीक हो गया। पहला काम फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ये भी जरूरी था। दूसरा वार्मिंग ऑफ एयर, ये भी जरूरी था। तीसरा मॉइस्चरिंग एयर ऑफ एयर, ये भी जरूरी था। और ये तीनों काम दरअसल एल्वियोलाई की प्रोटेक्शन की खातिर किए गए। ये है नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के बाद जो अगला हिस्सा है इसको फेरिंक्स कहा जाता है। ये है फेरिंक्स। फेरिंक्स को हम उर्दू में कह सकते हैं हल्क। दिस इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी।
फेरिंग्स और इस फेरिंग्स के 4 हिस्से 3 हिस्से नाम रखे गए। जिस तरफ से नाक की तरह आकर उत्पन्न होती है इसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। जिस तरफ से मुंह की कैविटी आकर खुलती है इसको क्या कहेंगे? ओरोफेरिंग्स। और जिस जगह पर ये लैरिंग्स मौजूद है इसको कहेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। आप यूं समझ लें कि ये एक चौक है। चौक में 4 रास्ते मिलते हैं ना, यहां भी 4 रास्ते हैं, एक का जिक्र नहीं है। वरना ये मुंह नाक की तरफ से आने वाला रास्ता, मुंह की तरफ से आने वाला, और ये लैरिंग्स की तरफ जाने वाला रास्ता, उसी हिसाब से इसे हिस्से बन गए। तो ये वो जगह है जहां से हवा और खुराक एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। खुराक ओरल कैविटी से आकर पीछे एसोफेगस में जाएगी, हवा नेजल कैविटी से आकर लैरिंग्स के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी।